प्रेयर ऑफर करेंगे, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे और आज की क्लास शुरू करेंगे। आइए मेरे साथियों, प्रेयर करेंगे, 30 सेकंड शांत चित्त बैठेंगे और फिर क्लास शुरू करेंगे। आइए मेरे साथियों, आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिस्क मैनेजमेंट है, बेसल 3 है और बहुत सारी कंसेप्ट है। बेसल 3 खाली कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नहीं है, लिवरेज रेशो है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, नेशनल स्टेबल फंड सॉरी नेट स्टेबल फंडिंग रेशो है, फिर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है। उसके बाद डेरिवेटिव्स करेंगे, थोड़ा मनी मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट की बातें करेंगे। आज का दिन बड़ा क्रूशियल है मेरे साथियों क्लास के लिए। तो पहले 2 मिनट जरा सा कुछ साथियों के मन में बात हो, पहले वो सुन लेंगे और 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई साथी अपनी बात कहना चाहता है तो कह सकता है। मेरे एक साथी ने बहुत आज शानदार बात लिखी है, बहुत बढ़िया बात लिखी है भाई, बात तो सच है। और क्योंकि आप लोगों को नजर नहीं आती तो मैं शेयर कर दूं। और मेरे साथी ने लिखा, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, एक एक गुप्ता इज लेट बाय 35 सेकंड्स। दैट्स परफेक्टली करेक्ट माय डियर, परफेक्टली करेक्ट। यू आर राइट, आई एम लेट, सर्टेनली लेट, एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर बीइंग लेट। और ये 1.5 आवर की क्लास रहेगी, बिटवीन 10:30 to 12 रहेगी। फिर उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होगा और फिर क्वार्टर पास 12 से लेके और क्वार्टर टू तक क्लास रहेगी। एंड देन फ्रॉम 2:30 to 4 की क्लास रहेगी। Just a minute, my friends. We are just, I mean, we will take 1 or 2 minutes time. It's very useful time. The questions being raised are very serious, good questions. I'll reply to those and then we'll start today's class. One my friend has asked me, current account opening in case about 5 crore, please repeat again. Just a minute, my friends. It will take 1-2 minutes. We have two issues. Number one, whether the borrower has a CCOD limit with any bank. First, we will discuss that. If the limit is 5 crore and above, CCOD limit is 5 crore and above, CCOD limit is there and exposure is 5 crore and above, then in that case, current account will be opened only with one bank. If more than one bank have given CCOD limits, then also current account will be opened with one bank and other banks will open collection account and they will send the amount to the cash credit account. The who will maintain the current account? Current account will be maintained by uh, the bank who has at least 10% of the total exposure. सारे बैंक जितने थे उन्होंने 50 करोड़ का लोन दिया, तो जिसने कम से कम 5 करोड़ की सीसीओडी लिमिट बनाई है या एक्सपोजर है वो खोलेगा। मोर देन वन बैंक हैज 10% एक्सपोजर, तो फिर बोरोवर की मर्जी है, किसी के पास भी खुलवा ले। और किसी का भी 10% एक्सपोजर ना हो, 4-4 करोड़ दे रखा है 12 बैंकों ने 50 करोड़ में से, तो फिर जिसका हाईएस्ट एक्सपोजर होगा उसके पास खोल लेंगे। बहुत गाइडलाइंस है भाई, बड़ी थोड़ी गाइडलाइंस कवर हो पाती है। Exposure means the total exposure. Exposure does not mean only CCOD. CCOD limit plus other exposures also. Now come to the case that there is no CCOD limit. They have raised demand loan, they have raised term loan and like that. Now in that case, my dear friends, if the exposure is less than 5 crore, demand loan, term loans, etc., then there is no problem. They can open current account with any bank.
If the exposure is 5 crore and above but less than 50 crore, then current account will be opened only with one bank. Current account will be opened only with one bank. Other banks will open collection accounts. Current account can be opened with all lender banks. सारे जिन बैंकों ने लोन दे रखा सबके पास खाते खोल सकते हैं करंट अकाउंट. But non-lending banks cannot open current accounts. अगर एक्सपोजर है 50 करोड़ एंड अबाउ, फिर करंट अकाउंट एक ही बैंक के पास खुलेगा, एक ही बैंक के पास खुलेगा, और उसको हम कहते हैं एस्क्रो मैनेजिंग बैंक. बाकी सारे बैंक कलेक्शन अकाउंट खोलेंगे और उस एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के करंट अकाउंट में पैसा भेजते रहेंगे. थोड़ा टेक्निकल मामला है, कुछ मैंने समझा दिया है, कुछ हमारी ऑनलाइन पे जो स्टडी किट अपलोड कर दी गई है वहां पे आप देख सकते हैं. ये मिलेगा आपको रेडी रेकनर 2 में मिलेगा. रेडी रेकनर 2 में मिलेगी ये बात. आपको टाइम मिल जाए तो वहां जरूर पढ़ने का प्रयास करिएगा. आइए दोस्तों, एक सवाल था. दूसरा सवाल है मेरे साथी ने पूछा है, भाई मेरे साथी ने पूछा है, जस्ट ए मिनट, हाउ टू डील विद कांस्टेंट वर्क प्रेशर एंड एंजाइटी. This is not my domain as such, but whatever little experience I have with me, with that I will say, and with the candid manner I will say, in this world, and remember my words, in this world, I am accountable to myself. Number one. And in this world, I am accountable to my parents who gave birth to me, if they are alive. And thirdly, I am accountable to my wife, spouse, I will say. Wife है तो husband, husband है तो wife. और इन सबसे पहले I am accountable to my that Lord, whomsoever I have faith. इन चार के अलावा मेरी अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है. दिल से काम करिए, अपने मन से काम करिए, सोच के काम करिए कि आज जो सैलरी लेके जा रहा हूं उससे 3 गुना पैसा अपने बैंक को देके जा रहा हूं, प्रॉफिट कमा के देके जा रहा हूं, जितनी सैलरी बैंक से लेके जा रहा हूं. हिसाब लगा लीजिएगा. एवरेज आदमी लगभग 22 दिन आता है बैंक के अंदर. आपको डिवाइड कर दीजिए सैलरी को. उठने से पहले सोच लीजिएगा इतना पैसा अपने बैंक को कमा के दिया. फिर ऊपर नीचे वाले जो मर्जी कहते रहे, टेंशन नहीं रखनी. और ये एंजाइटी जो क्रिएट होती है ये ऊपर वालों की डांट वांट से होती है. इट्स ऑल राइट. वो भी प्रेशर में है. आजकल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुझे बताती है बड़े सारे अधिकारी ऊपर वाले प्रेशर में, वो आपको तो इसलिए एंजाइटी चिंता नहीं. वर्क प्रेशर कुछ नहीं है. वर्क तो एंजॉयमेंट होती है. और इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा. मैंने 1 मिनट लिए, सिर्फ बड़े सीनियर साथी बैठे. वर्क इज एन एंजॉयमेंट. वर्क इज नेवर ए प्रेशर. वर्क प्रेशर कभी नहीं होता. इफ यू डोंट एंजॉय द वर्क देन इट बिकम्स ए प्रेशर. फिर हम गलत जगह पे आगे बैंक में होंगे. I even today I believe that my role, if I moved to senior manager at least, my role is to bring business for the bank, a good quality business for the bank. That is my role. My job is not to run the computers. No. That is the tool which has been given to me, but basic focus है. हाँ, अगर मैं बिजनेस लेके अपने बैंक के लिए आ रहा हूँ फिर प्रेशर किस बात का है. बिजनेस तो लाना ही है ना, आ जाएगा. नेक्स्ट बुक करिए, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा और मस्त होकर रहिए. प्रभु का नाम लीजिएगा जिसमें भी आपका भरोसा आ जाए. ये मेरे साथी ने कहा है, नोट अवेल CCOD बट एक्सपोजर ग्रेटर. हाँ जी, a term loan was sanctioned for 51 crore. Now the outstanding balance is 49 crore. Exposure norms will change. हाँ, क्योंकि एक्सपोजर जो है फुल्ली डिसबर्स टर्म लोन्स में और डिमांड लोन्स में एक्सपोजर मींस आउटस्टैंडिंग. एक्सपोजर मींस आउटस्टैंडिंग. ठीक है ना बात. और ये बात AK गुप्ता ने बताई है. ये बात सर्कुलर में नहीं लिखी है. जो अभी इस समय मैं कह रहा हूं कि 51 से 49 हो जाए, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है. ये सर्कुलर में ये बात नहीं लिखी गई है. तो RBI के सर्कुलर में अनेक बार ऐसे किस्से हुए हैं
जब बातें हम अपनी डिस्क्रिप्शन का खुद इस्तेमाल करते हैं। आज एंड नाउ लेट्स मूव है with today's topic, and the topic is risk management. Risk management. Come on, my friends. When I say risk management, what is the meaning of the risk? हिंदी में जोखिम कहते हैं या उर्दू में कहते होंगे जोखिम, पता नहीं, हिंदी में कुछ और नाम होगा इसका। हमारी परवरिश ऐसी हुई है जिसमें उर्दू हिंदी काफी मिक्स रही है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम ए बैंकिंग ट्रांजेक्शन ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन कैश फ्लो। आपसे कोई इतनी बड़ी बातें पूछेगा नहीं, मैं छोटा सा एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ूंगा। I have given a loan of say 10 crore of rupees and installment is due for 50 lakhs today, and this installment does not come. This installment does not come. Now it has created a risk. There is uncertain cash flows. I had planned something that today I'll be receiving 50 lakhs and this 50 lakhs will be lent to somebody and I don't receive this 50 lakhs. This is a problem for me. A real problem for me. So probability of loss from a banking transaction due to uncertainty cash flow. मैंने लोन दिया और टाइम पे पैसा नहीं आया तो मुझे लॉस हो सकता है, ये रिस्क है। बैंक्स फेस मेनली 3 टाइप्स ऑफ द रिस्क। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ दोस्तों, 10 साल से ये लाइन चल रही है। मेन रिस्क फेस बाय द बैंक्स आर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। मैं डेफिनेशन दिखा दूंगा, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर सारी स्लाइड दिखा दूंगा। भाई क्रेडिट रिस्क क्या है? Try to understand. I use both languages, Hindi as well as English. I think that everybody understands both languages. That's my understanding. And if my understanding is not correct, then I will request you that kindly do this thing, favor to everybody, that you must know both the languages, Hindi and English. In India, if you are to work, you cannot say, I don't know English or I don't know Hindi. काम नहीं चलेगा, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखने में भी और पढ़ने में भी और बोलने में भी, तीनों आनी चाहिए। 2 लैंग्वेज। बाकी तो रीजनल लैंग्वेज तो पंजाब जाएंगे तो पंजाबी हमने भी सीखी थी, उसमें क्या है, जब जरूरत पड़ गई कि भाई पंजाब में बैठे तो काम तो पंजाब में करना है ना, अभी तो 2 साल रुकना है यहाँ, तो पंजाबी सीखनी पड़ेगी, सीख ली, थोड़ी बहुत आ गई, उसमें क्या। आई क्रेडिट रिस्क क्या है मेरे साथ? भाई किसी ने मेरा पैसा देना है और वो पैसा नहीं देता। अब लोग सोचते सिर्फ लोन का ही पैसा होता है, ना ना ना। बैंक ने किसी बॉन्ड में पैसा लगाया तो बॉन्ड वाली कंपनी जो है ड्यू डेट पर पैसा ना दे। हमने किसी कमर्शियल पेपर में पैसा लगाया और ड्यू डेट आई और कमर्शियल पेपर वाले कारपोरेट ने हमको पैसा नहीं दिया। लोन तो हमको सबको पता ही है, लोन तो हम सबको पता ही है। और भी बहुत सारे क्रेडिट रिस्क है। मैंने गारंटी दी थी, उसने गारंटी इन्वोक हो गई और उसने पैसा नहीं चुकाया, क्रेडिट रिस्क पैदा हो गई। So main risk faced by the banks are number 1, credit risk. Second is market risk. In banks, we purchase and sell government securities. We purchase and sell foreign exchange. We purchase and sell equity shares. और इनके प्राइस तो रोज बदलते रहते हैं. Price keeps on changing every day. So sometimes I will gain profit, sometimes I will be loser. So the risk is there. I may earn, I may lose. And operational risk is omnipresent, omnipresent. Everywhere, everywhere. Fraud takes place. A check with wrong signatures is paid. A post-dated check is paid. Borrower removes the hypothecated stocks and sells it and runs away. Some decode is there in my branch. All these are examples of operational risk. So there are 3 main risks faced by the banks: credit risk, market risk and operational risk. आइए मेरे साथियों, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई। अब आप स्लाइड खूब देखिए मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट रिस्क, भाई मेरे साथियों ने सवाल पूछे, 1 मिनट जरा सा जवाब दे दूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे साथी ने लिखा, भाई
स्क्रीन भाई नोट विजुअल इन लैपटॉप, वो आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं देख दूंगा। योर क्लास नोट्स लेक्चर्स एंड बैंक पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर प्रिपरेशन एनीथिंग एल्स, हाँ बता देंगे भाई, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिएगा। आप किसी भी बैंक से हमारे क्लास नोट्स लेक्चर्स करिए, बैंक की पॉलिसी करिए। यहां कुछ साथी मैं आपको बता दूं, जस्ट ए मिनट, गिव मी 1 मिनट टाइम। अगर पंजाब एंड सिंध बैंक के साथी हैं, यूको बैंक के साथी हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथी हैं, तीन बैंकों का नाम स्पेसिफिकली मैं ले रहा हूं, पीएसबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूको बैंक। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडियन बैंक। इन तीन बैंकों में फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, थोड़ा उसका भी ध्यान करिएगा, उसका भी ध्यान करिएगा। बाकी बैंकों में फाइनेंशियल अवेयरनेस का उतना रोल नहीं है, इन तीन बैंकों के अंदर है ना, वो थोड़ा ध्यान करिएगा। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ जाइएगा क्विकली। रिस्क एसोसिएटेड विद क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एसेट्स आर कॉल्ड क्रेडिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक साथी लिखा भाई, बहुत बढ़िया। मेरे साथियों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है भाई। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। चलो मैं अभी अभी एक मिनट अभी कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, ठीक 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 ठीक। अच्छा ठीक, मेरी सारी बातें मैं समझ गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 2 मिनट मुझे समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए, और ये मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, ये मैं स्लाइड दोबारा शेयर कर, आइएगा मेरे साथ। एक दो साथी बता दे, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? स्क्रीन विजिबल है कि नहीं भाई? एक दो साथी बता दे, ज्यादा ना बताएं। हाँ ठीक है ठीक है, किसी ने इंडिकेशन दे दिया है, आ जाए। सो मूव अहेड। क्रेडिट रिस्क, लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द borrower or the counterpart. Loss due to default by the borrower or by the counterpart. When account becomes NPA, credit risk arises. When account becomes NPA, credit risk arises. If installment is not paid, credit risk arises. If a corporate does not pay debentures or commercial paper on maturity, credit risk arises. These are all examples of credit risk, my friends. All are examples of credit risk. मैंने समझा पहले दिया आपको। टाइप्स ऑफ द क्रेडिट रिस्क देख लीजिएगा जरा। ट्रांजेक्शन रिस्क, when borrower defaults, that kind of the credit risk is called as the transaction risk. मैंने किसी को लोन दिया और वापस ना दे तो we call it as a transaction risk. And that's the second is concentration risk. As we discussed yesterday, too much loan given to a single borrower or a group or in a particular geographical area, then it is a concentration risk. Too much loan given to a single borrower or a group. And third is portfolio risk. Portfolio risk is intrinsic risk. We know that when we are issuing credit cards, we know that default rates is very high in credit cards. So dealing in a particular segment like credit card, it's an intrinsic risk called as portfolio risk. Portfolio risk. Move ahead, my friends. Move ahead. Just a minute. Come on, my friends. Country risk. This also takes shape of a credit risk. My exporter exported certain things to, for example, Uganda, I'm assuming. And the Uganda puts a restriction on sending money to the India. So my importer is already paid, but funds cannot be remitted to India. Due to that, my exporter is not able to pay me. And it's a country risk. It's a country risk. Move ahead, my friends. Move ahead. Move next, my friends.
मार्केट रिस्क, लॉस ड्यू टू सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज और इक्विटी शेयर, वेयर मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। मार्केट रिस्क वही तो है जहां पे प्राइस चीज का चेंज होता रहेगा, नहीं तो कोई है ही नहीं। अगर मैं सेल परचेज करूं ही नहीं, कोई ट्रेडिंग करूं ही नहीं, तो मुझे मार्केट रिस्क है नहीं। लॉस ड्यू टू सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज और इक्विटी शेयर्स, it results in market risk. Market risk takes three forms: interest rate risk, foreign exchange risk, liquidity risk, and I'm adding one more thing: equity price risk. Equity price risk. Equity price risk. Interest rate risk, foreign exchange risk, liquidity risk and equity price risk. आगे बढ़ेंगे, ये लिख लेंगे खा लिया, आगे बढ़ जाइए। मैं बताऊंगा, थोड़ा और डिटेल बताऊंगा। ऑपरेशनल रिस्क, याद रखिए अनेक बार ये सवाल आया है। ऑपरेशनल रिस्क लॉस ड्यू टू इनएडिक्वेसी और फेलियर ऑफ सिस्टम, प्रोसेस, पीपल। ऊपर दो वर्ड है इनएडिक्वेसी और फेलियर, नीचे तीन वर्ड है सिस्टम, प्रोसेस, पीपल और ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स। लॉस ड्यू टू इनएडिक्वेसी और फेलियर ऑफ सिस्टम, प्रोसेस, पीपल और ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स। एग्जाम्पल मैंने बहुत दिए थे आपको, और भी एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, if you don't apply KYC norms and RBI puts a penalty of 2 crore on you, fraud by the customer, penalty for non-compliance of government guidelines और RBI norms। जब आप RBI या सरकार की बात ना माने तो आपको पेनल्टी लग जाए, वो ऑपरेशनल रिस्क है। कस्टमर फ्रॉड कर जाए, वो भी ऑपरेशनल रिस्क है। रॉबरी, थेफ्ट, ये भी ऑपरेशनल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है। आगे ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इट इज पार्ट ऑफ द मार्केट रिस्क। इट इज पार्ट ऑफ द मार्केट रिस्क। नेट इंटरेस्ट इनकम या स्प्रेड किसको कहते हैं मेरे साथ? इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज अर्नड ऑन एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप की तरफ ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर का मूड का पता नहीं क्या पूछेगा। इंटरेस्ट इनकम इज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम या स्प्रेड। नेट इंटरेस्ट इनकम या स्प्रेड। नेट इंटरेस्ट इनकम या स्प्रेड इज इक्वल टू, लिखते रहिए साफ, नेट इंटरेस्ट इनकम और स्प्रेड इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। आई, और एक वर्ड आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज इक्वल टू नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स और एवरेज असेट्स और वर्किंग फंड्स। आपके एग्जाम में आपको कुछ भी मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय, नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय, जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं जरा सा, नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स और एवरेज असेट्स और वर्किंग फंड्स। कोई सा भी वर्ड यहां यूज हो सकता। अच्छा, और अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? लॉस ड्यू टू डिक्लाइन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। मेरी नेट इंटरेस्ट इनकम डाउन हो जाए
मुझे ज्यादा ब्याज देना पड़ जाए, आई एम रिक्वायर्ड टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, आई एम गेटिंग लेस इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ड्यू टू कंपटीशन, सो माय नेट इंटरेस्ट इनकम गोज डाउन एंड आई अर्न incur a loss due to decline in net interest margin on account of change in market interest rates, on account of change in market interest rates, change in market interest rates के कारण ऐसा हो जाए तो उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। ये देखिए भाई, ये आपके आईबीपीएस वालों की मर्जी है, जो मर्जी हो पेपर में पूछे। मेरा मानना तो जरूर है 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 पे सिर्फ बैंक के सर्कुलर से निकाल के एक लाइन पूछना अप्रोप्रिएट नहीं है। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होनी चाहिए उसको क्या है, क्या चीज है। आइए, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मैं इसका एक और बात बता दूं, एक लाइन और लिख लेना, एक लाइन और लिख लेना। आज नई लाइन याद आ गई है, नॉर्मल लेक्चर में नहीं थी लाइन, लेकिन लिखिएगा, आज एक लाइन और याद आ गई, लिखिए। व्हेन, लिखिएगा मेरे साथ साथ लिखिएगा, when interest rate rise, price of bonds or securities goes down। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, नहीं, when market interest rates rise, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज गोज डाउन, तो आपको लॉस हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स विल गो अप। एक लाइन लिखवा ली है, कहीं पर काम लग सकती। आज मेरे साथी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मेरे किस साथी ने सवाल किया भाई, जरा एक बार। हाँ, बहुत बढ़िया बात लिखी है मेरे एक साथी ने। हाँ बिल्कुल, मेरे साथी सही कह रहे, बिल्कुल साथी सही कह रहे मेरे, ध्यान दीजिए। When market interest rates go up in the market, if interest rate in the market is more than the coupon rate, then price of the bond will go down. If prices go, if the interest rates go down, coupon rate is 8% and in the market interest rate is 7%, price of the bond will go up. Price of the bond will go up. Price of the bond will go up. ये मेरे साथी का एक दो सवाल है भाई, छोटा सा सवाल है, आज देख लेते हैं जरा। ठीक, ये कहां तक ठीक होगा, जरा सा क्या पूछते हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड यील्ड ऑन सिक्योरिटीज, बिल्कुल ठीक है, लिखिए दोस्तों, लिखिए मेरे साथी, एक लाइन और लिखिए, एक साथी ने बात कही है। और देखिए, ग्रुप अच्छा चलता है तो सबको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, और टेंशन मत लीजिएगा, टाइम मैं दूंगा। सीनियर साथियों का ग्रुप है भाई, कोई ऐसा नहीं घास का मैदान काटना है। लिखिए, एक लाइन और लिखिए। Interest rates and bond prices, interest rates and bond prices, interest rates and bond prices have inverse relationship। लिख लीजिएगा, लाइन 1 मिनट में काम लग जाएगी पेपर में। इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस हैव इनवर्स रिलेशनशिप। जब ब्याज की दरें मार्केट में बढ़ती हैं, बॉन्ड के भाव नीचे गिरते हैं, जब ब्याज की दरें गिरती हैं, बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। आइए दोस्तों, वो नेक्स्ट, बस अब और ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत बात हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, लॉस ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स, लॉस ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट्स। I have purchased $1 million at say 83 rupees per dollar, and rate of the dollar after a couple of days goes down to 82 rupees. So I suffer a loss. I suffer a loss. Loss due to adverse movement in exchange rates.
it arises when the foreign exchange risk will arise when a bank has open position in foreign exchange. Open position means either bank is oversold or bank is overbought. Either bank is oversold or overbought. मेरे साथियों, मैंने रिस्क और ट्रेजरी इकट्ठे रखे हैं। ये इस समय ट्रेजरी की बातें चल रही है बेसिकली। ये सारी बातें ट्रेजरी की है, रिस्क की भी बातें, ट्रेजरी की बातें। ओपन पोजीशन मीन बैंक इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। बैंक इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। जस्ट मिनट माय फ्रेंड्स, जस्ट बता देते। आओ, वो मैं कर रहा हूं भाई, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। जस्ट मिनट, गिव मी 1 minute टाइम। जस्ट 1 minute, only 1 minute. Come on. Open position means bank is overbought or oversold. If bank is overbought, $1 million मैंने खरीद कर रख ली है। If bank is overbought, bank will suffer loss. If rate of foreign currency goes down, if rate of foreign currency goes down, अगर मैंने डॉलर स्टॉक कर रख लिए हैं तो मुझे नुकसान तब होगा जब डॉलर का रेट या पाउंड का रेट या यूरो का रेट नीचे चला जाए। If bank is oversold, the bank is oversold. बैंक इज ओवरसोल्ड। मैंने वायदा किया, आई कमिटेड टू समबडी दैट आफ्टर 1 month फ्रॉम टुडे आई विल गिव यू $1 million at 82 rupees and I don't have the dollars with me, and after 1 month the rate of the dollar increases to 83 rupees. I will have to purchase at 83, give at 82, so I'll suffer loss. The bank is oversold, bank will suffer loss if rate of foreign currency goes up. और भाई जितनी बात समझ में आ जाए उतने में खुश रहना, कोई बात कम समझना है तो याद कर लेना। मेरी बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये मैं नहीं कह सकता कि हर आदमी को सारी बातें समझ आ जाएंगी। इट्स डिफिकल्ट, टॉपिक डिफिकल्ट है। If bank is oversold, bank will suffer loss if rate of foreign currency goes up. मैंने एग्जांपल भी आपको दिया। आइए, लिक्विडिटी रिस्क मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 500 करोड़ की एफडी थी मेरे पास, मैच्योरिटी आ गई and somebody else offered a high rate of interest, so they moved their deposit to the other bank. Now I'm to arrange 500 crores right now, today itself. Funds which are coming to me by way of repayment of the loan are just 100 crores of rupees. So I'll be short by 400 crore. That is a liquidity risk. लिखिए दोस्तों, when maturing liabilities are more than maturing assets. Maturing liabilities like FD are more than the maturing assets, like repayment of the loans, Standard line आती है एग्जाम में, when maturing liabilities are more than the maturing assets, which risk is there? The risk is liquidity risk. Come on, my friends. Legal risk, ये तो आसान है, loss due to defective documents, 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 and then the compliance risk. Penalty due to violation of RBI guidelines or government rules. I violate some RBI guideline and they impose penalty on me. That is called as compliance risk. Penalty due to violation of regulators' guidelines or government rules. Penalty due to violation of RBI guidelines. Compliance risk. Both legal risk and compliance risk are part of the operational risk. लिख लीजिएगा लाइन। Both legal risks and compliance risk are part of operational risk. Systemic risk,
If one bank fails and it results in failure of several other banks, one bank fails, it results in failure of several other banks. आपको याद होगा, बड़ी पुरानी बात हो गई, almost 10 years back की स्टोरी है शायद. One cooperative bank in Maharashtra failed, and at least 7-8 cooperative banks failed just within a couple of 7 days or 10 days. One bank in Thailand failed in 1997. 5 banks in Thailand failed within a span of 1 week. So, failure of one bank results in failure of several other banks. People lose confidence in banks. They withdraw their money. They want to withdraw their money from various banks. And that results in failure of several other banks. Move next one. थोड़ा सा देखेंगे. ALM is asset liability management. Asset liability management. ELCO is asset liability management committee. ये बात आ सकती है स्केल 1 to 2 के काम में. Asset liability management committee. Focus of ALM सबके काम लगेगा. Focus of ALM सबके काम लगेगा. Their main functions are managing the liquidity risk and interest rate risk. Their main focus is managing the liquidity risk and interest rate risk. वैसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी वो मैनेज करते हैं. सिस्टमिक रिस्क इनमें से किसी का हिस्सा मेरे साथियों नहीं है. सिस्टमिक रिस्क इज नॉट पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ दिस क्रेडिट मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क. वो अलग है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है. फोकस ऑफ ALM इज मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क. आइए एल्को का क्या फंक्शन नहीं है ये थोड़ा जान करें. ये सवाल बड़ा हिट है, बहुत बार आया है. एल्को डज नॉट हैव फंक्शन ऑफ fixing the business targets or achieving the business targets. ELCO does not have the function of fixing the business targets or achieving the business targets. Fixing the business targets or achieving the business targets. ELCO does not have this function. Fixing or achieving business targets. Go next. Basel III. I'll give you just 1-2 minutes example and then I will explain the entire thing. Well, my friends, whenever you lend to somebody, you always ask him, what is your debt equity ratio? How much you are going to contribute in this business? You always ask this question to the borrower. Now, I'm lending to you. When I'm depositing money with you, I'm lending to you. Do I have a right to ask you that how much the owners have contributed in this bank? Nobody used to ask this question in the 70s. Then in the 80s, people started asking this question. And then there was a committee. There is a bank called as Bank for International Settlements. ये जरा से 1 मिनट का बैकग्राउंड दे रहा हूं. In 1988, Cook's Committee, COOKE, Cook's Committee recommended that there should be a prescription that owners should bring capital to finance the activities of the bank. What level of capital to be brought? That's a different issue. But they must bring capital, some capital. This Basel 1, 2, 3 are associated with that only, my friends. They are associated with only those things. BCBS, Basel Committee on Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision. It is Committee of Bank for International Settlements. सिंपल सवाल है, 1 to 2 के 2 to 3 के सवाल है.
फिर चलते चले जाएंगे। इन इंडिया Basel III was implemented, started 1st April 2013. Now this question is not important. 4-5 years back, this was a very standard question. Final implementation, October 1, 2021. आजकल नहीं पूछा जाता, पिछले साल नहीं पूछा गया, पहले बहुत बार पूछा गया। 2020 में, 2020 में, 2019 में, 2021 में भी कई बार पूछा गया। पिछले साल कोई सवाल नहीं था। मैं ये भी बता देता हूं कहां से सवाल आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे। आइए दोस्तों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। There are 3 pillars of Basel II and Basel III. There are 3 pillars. First pillar is minimum capital standard. पहले मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखिए, बाद में इसको स्लाइड को देखिए। There are 3 pillars of Basel II and III. First pillar is minimum capital standard. Second pillar is supervisory review. Second pillar is supervisory review. And third pillar is market discipline. Third pillar is market discipline. Third pillar is market discipline. Come on, my friends. Minimum capital standard तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सेकंड पिलर की और थर्ड पिलर की बात कर दो। लिखिए एक बार, सेकंड पिलर सुपरवाइजरी रिव्यू, लिखिए 1-2 लाइन जो एग्जाम के पर्पज से काम आ सके। Supervisory review will be carried out by RBI. Supervisory review will be carried out by RBI based on 2 aspects. Based on 2 aspects. One, internal capital adequacy assessment process. Internal capital adequacy assessment process, which will be carried out by the bank. Which will be carried out by the bank. Which will be carried out by the bank. And second is SREP, supervisory review and evaluation process. Supervisory review and evaluation process conducted by RBI. Conducted by RBI. एक लाइन और, RBI will ensure, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां नहीं लिखी है मेरा ख्याल है, RBI will ensure, ना नहीं लिखी, RBI will ensure bank has adequate risk management systems. Bank has adequate risk management systems. Bank has adequate risk management systems. And capital for other risks. Capital for other risks also. 3 रिस्क के लिए तो कैपिटल लानी ही है, बाकी और रिस्क के लिए भी कैपिटल लाए। आइए दोस्तों, market discipline means maximum disclosures in a balance sheet. Maximum disclosures in a balance sheet. आप एक बैलेंस शीट 1990 की उठा लीजिएगा और एक बैलेंस शीट आज 2024 की उठाइएगा 31 मार्च की। इतनी डिटेल्स अवेलेबल है बैंक के बारे में। 1990 में तो हम बताते कुछ नहीं थे, छुपा के रखते थे सब बात, पता नहीं लगना चाहिए। हम क्या मैक्सिमम डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। आए दोस्तों, असली खेल है इसका मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स का। बैंक को कौन कौन से रिस्क के लिए कैपिटल लेके आनी है? 3 रिस्क के लिए कैपिटल लेके आनी है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। बैंक शुड ब्रिंग कैपिटल फॉर credit risk,
मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क। और मेरे साथियों ध्यान रखेंगे, ये लेक्चर आपके टेस्ट में भी काम लगेगा, इंटरव्यू में बहुत काम लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट का, बेसल का, ये ट्रेजरी वाला, डेरिवेटिव्स का बहुत काम लगता है। Banks are required to bring capital for credit risk, market risk, and operational risk. And in Basel III, they have asked you to bring capital conservation buffer. मैं बताऊंगा ये क्या होता है capital conservation buffer. Banks to bring capital for credit risk, market risk, operational risk, as well as capital conservation buffer. 3 रिस्क के लिए कैपिटल लानी है और थोड़ा इमरजेंसी के लिए प्रोविजन लेके आना। Minimum capital is indicated by capital adequacy ratio. Minimum capital is indicated by capital adequacy ratio, which is called CRAR. ये मेरे साथियों आपको सबको पता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CRAR, भाई जिसने पहले ना लिखा हो कभी लिख ले। कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स, कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आप मेरे से पूछेंगे रिस्क वेटेड असेट्स क्या, मैं बताऊंगा। आप मेरे से पूछेंगे कैपिटल फंड क्या, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। पहले लिख लीजिएगा, कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था। लोन 10 लाख का है, कैपिटल कितने लेके आओ, तो डिपेंड करेगा रिस्क वेटेड असेट पे। हाउसिंग लोन का रिस्क वेट है 50%, मान लीजिए। हाउसिंग लोन का रिस्क वेट मैंने मान 35% भी है, 50 भी है, मैंने 50 मान लिया। और रिस्क वेटेड असेट्स जितना लोन है उसको रिस्क वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 लाख। मुझे इसका 9% कैपिटल लेके आनी है, बताऊंगा अभी आप। 9% कैपिटल लेके आनी, अज्यूमिंग 9% लानी, तो मुझे 0.45 लाख लाने। क्रेडिट कार्ड का रिस्क वेट है, रिस्की लोन है, इसलिए रिस्क वेट 150% है। तो रिस्क वेटेड असेट सेम 10 लाख का लोन है, लेकिन रिस्क वेटेड असेट 15 लाख हो गए। जितना ज्यादा रिस्की लोन होगा उतने ज्यादा रिस्क वेटेड असेट्स होंगे और उतनी ज्यादा कैपिटल लानी होगी, 15 लैक्स। अब 15 लैक्स का 9% लाना है तो 1.35 लाख लाना पड़ेगा। आज कैपिटल इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, Tier 1 capital and Tier 2 capital. Tier 1 capital and Tier 2 capital. Tier 1 capital is called core capital. अब मैं क्या कहूं, लास्ट में एक बैंक के अंदर ये सवाल आया हुआ है, 3 to 4 पे सवाल आया है। Tier 1 capital is called as elementary capital, core capital, supplementary capital, additional capital, and none of the stated options. Tier 1 capital is called core capital, and Tier 2 capital is called supplementary capital. Tier 2 capital is called supplementary capital. ये बड़ा अच्छा चलता रहा, ऑलमोस्ट अप टू 2009-10 तक यही चलता रहा। बेसल 3 आया, बेसल 3 ने Tier 1 कैपिटल को 2 हिस्सों में बांट दिया। कॉमन इक्विटी, सॉरी, बेसल 2 ने Tier 1 कैपिटल को 2 हिस्सों में बांट दिया। कॉमन इक्विटी Tier 1 कैपिटल एंड एडिशनल Tier 1 कैपिटल। देखिएगा, ध्यान कीजिए।
Tier 1 capital is divided in two parts. Sorry. Tier 1 capital is divided in two parts. Basel 2 and Basel 3 दोनों में है भाई. यहां Basel 3 लिखा रहने दीजिए. Common equity tier 1 capital. 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 Amount contributed by owners and profits retained in the business. Amount contributed by owners and profits retained in the business. जो पैसा सही में मालिकों ने लगाया, या तो लेके आए या कमाया और घर नहीं लेके गए. Amount contributed by owners and profits retained in the business. And additional tier 1 capital. Additional tier 1 capital. Amount borrowed from outsiders on perpetual basis. Amount borrowed from outsiders on perpetual basis. लोगों से पैसा उधार लिया लेकिन वापस नहीं करना. वापस नहीं करना. ब्याज देते रहेंगे, डिविडेंड देते रहेंगे, पैसा वापस नहीं करेंगे. That is called as additional tier 1 capital. परमानेंटली रहेगा ना आपके पास. Tier 1 कैपिटल आपके पास परमानेंटली रहेगा. उसके भी दो हिस्से कर दिए, एक जो मालिक लाए, एक जो बाजार से परमानेंटली उधार लिया. आई मेरे साथ. कैपिटल कंजर्वेशन बफर. ने बहुत बार सेम एग्जांपल देता हूं मेरे साथ ही. भाई इन दिस लाइफ टाइम whatever salary I'm earning, I don't know, today the position might have changed, the temperaments have changed. I remember my own times कि हमको मान लीजिएगा 1,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, तो हम उसमें से 50 रुपए बचा लेते थे, 50 रुपीज और 100 रुपीज बचा लेते. कब पता नहीं, भगवान जाने कब मुसीबत आ जाए. ये भी यही कह रहा है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर में ये कह रहा है, आप डिविडेंड बांटने से पहले, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, you keep something separate in normal times to be used in difficult times. भाई मैं कोई चैट नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करूंगा, अपना सब्जेक्ट बताऊंगा, उसके बाद चैट देखो. आप चैट में लिख सकते हैं, लेकिन बीच में मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं अभी. कैपिटल कंजर्वेशन बफर बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, समझ नहीं आता. तो जब मैं नॉर्मल टाइम में प्रॉफिट कमा रहा था, तो मैंने डिविडेंड बांटने के बजाय मैंने फर्म में ही रख लिया, थोड़ा पैसा और रख लिया. कितना रख लिया? 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स रखना है, और ये CET1 में रखना है. मालिकों का पैसा होना है, बाजार वालों का नहीं. आइए दोस्तों, अब पढ़ेंगे. डिजाइन्ड टू एंश्योर दैट, देखिए मेरी स्ट्रेटेजी दूसरी है, मैं बिल्कुल फिजिकल क्लास के तरीके से क्लास लेता हूं, मेरे साथियों यूट्यूबियों के तरीके से नहीं. मेरा रोल यहां पहले समझाने का, फिर स्लाइड तो दिखा दूंगा. स्लाइड आपके लिए, मेरे अपने लिए कोई स्लाइड नहीं रखता. मैं तो ईश्वर की कृपा से अपना लेक्चर ढंग से पढ़ के आता हूं क्लास में. कोई स्लाइड हो ना हो, कागज रख लेते हैं, कहीं गलती से अटक गए तो देख सकते हैं. डिजाइन टू एंश्योर दैट बैंक्स बिल्ड अप कैपिटल बफर्स ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स आउटसाइड पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस. ये नॉर्मल टाइम्स में करना है. टू बी यूज्ड इफ लॉसेज आर इनकर्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड. बुरा वक्त आ जाए उस समय यूज कर लेंगे. सो CCB will be brought in normal times. खूब सवाल आया हुआ एग्जाम में. CCB will be brought in normal times. It will be brought as CET1. And it will be 2.5% of risk-weighted assets. सारी बातें बता दी. 4 से 5 पे सवाल डालेगा, 5 से 6 पे डालेगा. सारी बातें पूछ के पूछेगा इनमें से कौन सी गलत है.
1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 से पूछेगा तो फिर पूछेगा सीसीबी विल बी ब्रॉट एज CT1, AT1, Tier 2, either of these 1 and 2, either of 1, 2 and 3, like that. ये फर्क पड़ता है, क्वेश्चन की डिजाइनिंग फर्क पड़ता है दोस्त। आज के साथ तो ये आपको लेके आना था। आइए कैपिटल रेशियो देख लीजिएगा। मैं एक आध चीज छोड़ देता हूं जो रेलेवेंट नहीं होती है, छोड़ देता हूं। एक साथी ने कुछ सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा था, 1 मिनट रुकेंगे, बारे में देखने दीजिए क्या सवाल पूछा। 2 मिनट का टाइम देंगे। व्हाट विल बी इन टीयर 2 मैं बता रहा हूं। एज ए नॉन SLR डीलर वी इन्वेस्ट इन अदर बैंक्स टीयर 2 बॉन्ड्स एंड 81 बॉन्ड्स आल्सो। मैं अभी बताता हूं। आई जस्ट टेल यू भाई, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। मैं भी बता रहा हूं, टीयर 2 में सब बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, मेरी बात पहले सुन लीजिएगा, फिर बाद में स्लाइड भी दिखा दूंगा। गिव मी 1 मिनट टाइम। CT1 है मनी ब्रॉट बाय ओनर्स, 81 है एडिशनल टीयर 1 मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स ऑन ए परमानेंट बेसिस, एंड टीयर 2 है मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स टू बी रिपेड आफ्टर 5 years, टू बी रिपेड आफ्टर 5 years। वो रिपे करना, बस इतना ही फर्क है 81 में और टीयर 2 में, यही फर्क है। 81 is on a perpetual basis and tier 2 is to be repaid to the outsiders after 5 years. Okay, come on, my friends. देखिए ईश्वर बड़ा कृपालु है, आपके ऊपर भी हमारे ऊपर भी। बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथी भी बैठे हैं। टीचर के लाइफ में खुशी कैसे होती है? एक स्टूडेंट जो आपके पास स्केल बनाया, वो आज बैंक में जनरल मैनेजर आया उसी बैंक में, तो टीचर की खुशी अपार होती कि इसने मेरा नाम रोशन किया। हमको तो पढ़ाना ही था, कोई खास बात ही नहीं। उसने मेहनत की तो हमारे साथ भी तमगा लगा दिया कि इनका स्टूडेंट जीएम बन गया। हम उस सुख को भोगते हैं भाई, है? आइएगा, हमको ऐसा मौका आप भी देना। चलिए, अच्छा कैपिटल रेशियो इन बेसल 3, ध्यान दीजिएगा भाई। ओवरऑल कैपिटल रेशियो, ओवरऑल कैपिटल रेशियो। और आपके साथ एक जरा सी 10 सेकंड की बात और कर लो। इस लाइफ में स्टूडेंट इतने अच्छे मिले, इस लाइफ में स्टूडेंट इतने अच्छे मिले, भरी पार्टी में मैं नहीं रिकॉग्नाइज कर पाया, उन्होंने रिकॉग्नाइज करके कह दिया कि मैं इस समय यूनियन बैंक में ED हूं सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक साथी ने भरी पार्टी में कह दिया सर मैं इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। मैंने अपने मन में सोचा कितने अच्छे लोग हैं। नहीं तो लोग जब बड़े हो जाते हैं तो जरा सा अवॉइड करना शुरू कर देते हैं ना, ऐसे अच्छे लोग। आइए, ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ओवरऑल कैपिटल रेशियो मिनिमम 9% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट्स। और भाई CCB जोड़ दो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर जोड़ दो 2.5% का, तो हो गया 11.5%। तो ये हो गया 11.5%। Tier 1 capital ratio, out of this 9%, Tier 1 should be minimum 7% of risk-weighted assets. Risk-weighted assets. Including CCB, 9.5%. 9.5%. CT1 ratio, out of this Tier 1 of 7%, CT1 ratio, minimum 5.5% of risk-weighted assets. Including CCB 8%, including CCB 8%. वो तो 2.5 जोड़ते जाना है। और नीचे एडिशनल Tier 1 पे मिनिमम वर्ड नहीं है, इट कैन बी 1.5% ऑफ RWA। Tier 2 इस पे भी मिनिमम वर्ड नहीं है,
It can be 2% of risk-weighted assets. 2% of risk-weighted assets. 2% of risk-weighted assets. मेरे एक साथी ने पूछा है कि स्ट्रेस टाइम आरबीआई बताएगा आपको भाई, आरबीआई बताता है that when can you use capital conservation buffer, that RBI will tell you. Okay, आइए मेरे साथ आगे बढ़ने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा सीनियर स्केल पे भी आता है और जूनियर पे भी आता है, डिपेंड करेगा मेरे साथियों। वहां आसान सवाल बना देगा, इसी में से सीनियर स्केल पर कठिन बना देगा। चलिए बताएं। No, next, my friends. For credit risk, there are three approaches. Please write down. For credit risk, there are three approaches. Components में सारे बताऊंगा भाई। कंपोनेंट्स में CT1 के भी बताऊंगा, 81 के भी बताऊंगा, Tier 2 के भी बताऊंगा, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी बताऊंगा। थोड़ा सा आगे मत जाइए, थोड़ा यहीं पर रहिए। For credit risk, there are three approaches. One is standardized approach. Second is internal rating based approach, foundation. And third is internal rating based approach, advanced. For measuring capital for credit risk, there are three approaches: standardized approach, internal rating based approach, foundation, internal rating based approach, advanced. जब आप इंटरनल रेटिंग करेंगे, खुद अपनी करेंगे। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, यहां नहीं लिखी सारी बातें। स्टैंडर्डाइज अप्रोच में वी यूज द रेटिंग provided by the outsiders. In internal rating based approach, we use the rating done by us. For internal rating based approach, we need estimates of four things. एग्जाम में सवाल आएगा, ध्यान करके नोट करेंगे। For internal rating based approach, we need estimates of PD, EAD, LGD, and EM. We need estimates of PD, EAD, LGD, and EM. What is PD? Probability of default. PD is probability of default. EAD, exposure default. कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट की, और जब डिफॉल्ट होगा तो लगभग कितना परसेंट, कितने रुपए का एक्सपोजर होगा। लॉस गिवन एट डिफॉल्ट, हमारा कितना पैसा डूबेगा। एंड इफेक्टिव मैच्योरिटी, कि कितना भी समय बचा हुआ है, कितना भी समय लोन में बचा हुआ है। चार एस्टिमेट्स करने होंगे। नेक्स्ट बात, market risk में we use two approaches to calculate the capital for market risk. To calculate capital for market risk, two approaches are used. One is standardized approach and second is internal risk models approach. Internal risk model based approach. एंड फॉर कैलकुलेशन ऑपरेशन रिस्क, मैं बता रहा हूं, इसमें से एग्जाम में सवाल आ रहा है मेरे साथ। आज ऑपरेशन रिस्क के लिए ऑपरेशन रिस्क देयर आर थ्री अप्रोचेस। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, पहली अप्रोच है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, BIA। सेकेंड अप्रोच है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, and third is advanced measurement approach. Third is advanced measurement approach. Third is advanced measurement approach. ये सवाल लास्ट टाइम 4 to 5 पे है एक बैंक में।
Basic indicator approach is adopted by banks for calculating capital for which type of risk. आप देख रहे हैं स्टैंडर्डाइज तो तीनों में ही है, BIA सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क। तो आंसर कितना आसान, और इस अप्रोच के अनुसार बैंकों को ऑपरेशनल रिस्क के लिए कितनी कैपिटल लानी है, अपनी एवरेज ग्रोस इनकम का 15%। लिखो दोस्तों, एज पर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, as per basic indicator approach, capital for market risk will be 15% of average positive gross income, average of positive gross income for last 3 years, average of positive gross income for last 3 years। 3 साल की ग्रोस इनकम देखी जाएगी, उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसका 15% कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क। एलिमेंट्स ऑफ CET1, भाई चैट में बाद में देखूंगा, जरा थोड़ा सा काम कर। एलिमेंट्स ऑफ CET1, कॉमन शेयर्स इश्यूड बाय द बैंक, कॉमन शेयर्स इश्यूड बाय द बैंक, paid up equity capital issued by the bank, stock surplus या शेयर प्रीमियम, स्टॉक सरप्लस या शेयर प्रीमियम। लिखते जाएं मेरे साथियों, हाथ से लिखेंगे तो याद रहेगा, किट के भरोसे रहेंगे तो याद नहीं होगा। स्टॉक सरप्लस, शेयर प्रीमियम, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व। You know, my friends, as per Banking Regulation Act, before you declare dividend or bonus, 25% of the net profit is to be transferred to a reserve called a statutory reserve. आपने 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर करने से पहले 25 करोड़ उस रिजर्व में डाल दीजिएगा, जिसका नाम स्टैट्यूटरी रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट गाइडलाइन आई है। कैपिटल रिजर्व मैं लिख, यहां थोड़ी लंबी बात लिखी। कैपिटल रिजर्व विल इंक्लूड सरप्लस फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, सरप्लस फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। आपने फिक्स्ड असेट्स बेच दिए, कोई बिल्डिंग बेच दी, उससे जो पैसा आया वो कैपिटल रिजर्व है। एंड सेकेंडली AFS रिजर्व, एंड AFS रिजर्व। अभी हम आज करेंगे वैल्यूएशन सिक्योरिटीज की, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी जो होती है उसका रिजर्व, AFS। So capital reserve will include surplus from sale of assets and AFS reserve। पहले AFS रिजर्व नहीं था, ये फरवरी 2024 में जोड़ा गया, उससे पहले नहीं था। आइए, 5वीं आइटम है अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व। और कोई रिजर्व इन्होंने डिक्लेयर कर रखा हो, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व। एंड 6th, रीवैल्यूएशन रिजर्व एट ए डिस्काउंट ऑफ 55%। अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व 100 करोड़ के हैं तो ओनली 45 विल बी टेकन इन CET1, ओनली 45 विल बी टेकन इन CET1। Re-evaluation reserves at a discount of 55%. Re-evaluation reserves at a discount of 55%. Only 45% to be taken. And Forex translation reserves at a discount of 25%. Forex translation reserves at a discount of 25%. Forex translation reserves at a discount of 25%. आज एडिशनल टियर 1 कैपिटल, एडिशनल टियर 1 कैपिटल परपेचुअल वर्ड रहेगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, इस साल डिविडेंड नहीं दे पाए तो अगले साल डबल डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यूमुलेटिव होता तो इस साल डिविडेंड ना दे पाते तो अगले साल डबल डिविडेंड देते।
perpetual non-cumulative preference shares and perpetual debt capital instruments. Perpetual debt capital instruments. Perpetual debt capital instruments. Perpetual debt capital instruments. लोगों से पैसा उधार लिया, ये कह के उधार लिया तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेंगे, ब्याज देते रहेंगे. Both 1 and 2 can be repaid after 10 years at bank's option. Perpetual non-cumulative preference shares and debt capital instruments can be repaid after 10 years at bank's option. बैंक की इच्छा हो तो वापस कर सकते हैं, हम अपने पास ऑप्शन रखते हैं. आइए, elements of tier 2 capital. Elements of tier 2 capital. General provisions and loan loss reserves. जैसे provision on standard assets. जैसे provision on standard assets. General provisions and loan loss reserves. It can be maximum 1.25% of a risk-weighted assets. It can be maximum 1.25% of credit risk-weighted assets. Credit risk-weighted assets. जनरल प्रोविजंस एंड लोन लॉस रिजर्व पे ये राइडर लगाया हुआ है. दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ये कितने भी हो सकते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नो सीलिंग. मैं आपको याद दिला दूं, फरवरी 2024 से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 1.25% के अंदर ही आता था. फरवरी 2024 में आरबीआई की गाइडलाइन आई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी विदाउट एनी सीलिंग. और तीसरा, redeemable debt capital instruments. Redeemable debt capital instruments called as subordinated debt. ऐसे डेट कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट जिनका पैसा वापस करना है, will be issued for minimum 5 years maturity. Will be issued for minimum 5 years maturity. Redeemable debt capital instruments will be issued with a minimum 5 years maturity. And preference shares other than PNCPS. Preference shares other than PNCPS. PNCPS तो एडिशनल टीयर 1 में जाएगा, और पीएनसीपीएस को छोड़कर कोई प्रेफरेंस शेयर्स हो, पीएनसीपीएस को छोड़ के सारे टीयर 2 का हिस्सा होंगे. और मिनिमम 5 ईयर की मैच्योरिटी तो होगी. मिनिमम 5 ईयर की मैच्योरिटी होगी. एक बार रिस्क वेट और देख ले मेरे साथियों. रिस्क वेट्स और देख लीजिएगा. रिस्क वेट्स जानकर देखो, किट में भी आपको दिए गए हैं, जहां सिंप्लीफाई करके दिए गए हैं. याद करने पड़ेंगे. कैलकुलेशन भी आ सकती है. कैलकुलेशन आ सकती है. एक्सपोजर टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. एक्सपोजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे रिस्क वेट 0% है. इस पे रिस्क वेट 0% है. लोन गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 0% है. लोन गारंटेड बाय DICGC, CGFT, CRGFLH, लो इनकम हाउसिंग वाले मकान, NCGTC. ध्यान दीजिएगा, लोन गारंटेड बाय DICGC, CGFT, NCGTC. लिखिए क्लास. फॉर गारंटेड पोर्शन 0%. फॉर गारंटेड पोर्शन 0%. अगर गारंटी कवर 75% का है तो 75% के लिए 0%. एंड बैलेंस अमाउंट विल बी एट नॉर्मल रेट. ऑन द बैलेंस अमाउंट इट विल बी एट नॉर्मल. बैलेंस अमाउंट विल बी एट नॉर्मल रेट. GECL कोरोना के टाइम में आई थी.
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इस पे 0%, 100% गारंटी कवर था इसमें, 100% गारंटी कवर था। एक्सपोजर टू आरबीआई 0%। आरबीआई को कितना भी पैसा आप जमा करवाओ, लोन दो, जमा कराओ, 0%। एक्सपोजर टू आरबीआई 0%। लोन गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट 20%। लोन गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट 20%। एंड लोन गारंटेड बाय ईसीजीसी 20%। बहुत सारी गारंटियां थी वहां, सब में 0 था, यहाँ 20% है। लोन गारंटेड बाय ईसीजीसी 20%। एक्सपोजर टू इंडियन बैंक्स with capital adequacy ratio as per RBI 11.5% का रेट है आजकल। जिस बैंक का भी 11.5% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, उनका रिस्क रेट 20% होगा। नहीं तो प्रोविजन 30 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, पर चर्चा नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स टू डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स टू डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स में क्या है? अगर रेटिंग है AAA तो रिस्क वेटेड 20%। नोट करके रखना जी, अगर रेटिंग है AAA तो रिस्क वेटेड 20%। अगर रेटिंग है AA तो रिस्क वेटेड 30%। रेटिंग है सिंगल A तो रिस्क वेटेड 50%। BBB रिस्क वेटेड 100%। BB एंड बिलो रिस्क वेटेड 150%। और अनरेटेड कॉर्पोरेट का है 100%। अनरेटेड कॉर्पोरेट का है 100%। 100%। AAA 20, AA 30, सिंगल A 50, BBB पे 100। नेक्स्ट बात मेरे साथ, नेक्स्ट बात, रेगुलेटरी रिटेल लोन्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, रेगुलेटरी रिटेल लोन्स इंक्लूडिंग एजुकेशन लोन्स 75%। किसको कहेंगे रेगुलेटरी रिटेल लोन? रेगुलेटरी रिटेल लोन किसको कहेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोन 7.5 करोड़। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द लोन 7.5 करोड़। एनुअल टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। एनुअल टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। कंडीशन तो और भी है, पर आप दो याद रखिए बस। मैक्सिमम लोन 7.5 करोड़। एक जमाने में 5 करोड़ था, लगभग 3-4 साल पहले इसको 7.5 किया गया। एक्चुअल टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, ये पुराना नियम है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन ध्यान कीजिएगा, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन अगर एलटीवी रेशियो 80% तक है, अगर एलटीवी रेशियो 80% तक है और लोन 75 लाख तक है, और लोन 75 लाख तक है, तो 35%, तो 35%। एलटीवी रेशियो मोर देन 80%, एलटीवी रेशियो मोर देन 80%, एलटीवी रेशियो मोर देन 80%, तो रिस्क वेट सीधा 50%। एलटीवी रेशियो मोर देन 80%। मान लीजिएगा आपने 20 लाख रुपए का लोन दी, 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया और 90% दे दिया, तो रिस्क वेट 50% होगा। ये सिर्फ 30 लाख से तक के लोन पर लागू होगी। लोन अप टू 30 लाख, 30 लाख तक के लोन पे बात लागू।
30 लाख के ऊपर तो एलटीवी रेशियो 80% से ज्यादा हो नहीं सकता। एंड लोन अबाउट 75 लैक्स, लोन अबाउट 75 लाख, चाहे लोन टू वैल्यू रेशियो 75% तक है, फिर भी रिस्क वेट 50% हो। 75 लाख से ऊपर के लोन है, उनका रिस्क वेट 75% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, एलटीवी ज्यादा नहीं हो सकता, फिर भी रिस्क वेट 50% रहेगा। बड़े ध्यान से नोट करिए दोस्तों, बड़ा उलझन भरा काम है, सिंप्लीफाई करके लिखा गया। कमर्शियल रियल एस्टेट कि हमने दो हिस्से किए मेरे साथियों। बिल्डर को अगर रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए दोगे तो 75%, और दुकान मॉल सीने कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दोगे तो 100%। कमर्शियल रियल एस्टेट फॉर रेजिडेंशियल हाउसिंग 75%, कमर्शियल रियल एस्टेट फॉर ऑफिस मॉल्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए देंगे तो 100%। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर एंड लोन अगेंस्ट शेयर्स 125% है, 125% है। क्रेडिट कार्ड का लास्ट ईयर बढ़ाया गया था, 150% किया गया था। क्रेडिट कार्ड्स 150%, लास्ट ईयर 125 से बढ़ा के 150 किया था। पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन 100% हुआ करता था, लास्ट ईयर 125% कर। पर्सनल लोन एंड कंज्यूमर लोन्स 125%, व्हीकल लोन पे 100% है। व्हीकल लोन पे 100% की, कार स्कूटर इत्यादि का लोन हो तो 100%, 100%, 100%। ध्यान कर लीजिएगा, ये बदले हैं, ये बदले हैं। कैपिटल मार्केट 125, क्रेडिट कार्ड 150, पर्सनल लोन एंड कंज्यूमर लोन 125 एंड व्हीकल लोन 100 है। स्टाफ लोन देख लीजिए, स्टाफ लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज और सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, स्टाफ लोन सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज और सुपर एनुएशन बेनिफिट्स 20% है, और अनसिक्योर्ड स्टाफ लोन का 75%, अनसिक्योर्ड स्टाफ लोन का 75%। वेंचर कैपिटल का 150%, जो स्टार्टअप होते हैं ना, ये वेंचर कैपिटल के होते हैं। वेंचर कैपिटल कहीं पर आपने लगाई है तो 150% है, एंड ऑल अदर असेट्स पे 100%, ऑल अदर असेट्स पे 100%। ये मेरे साथियों, हमने रिस्क वेट की बात आपके साथ कर दी। तो अब मेरे साथी जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं भाई, जो चाहे सवाल मेरे साथी पूछ सकते हैं, क्योंकि अब स्लाइड नहीं देखनी है, तो कोई सवाल के साथी के मन में हो तो भाई पूछ लीजिएगा। ये मेरे साथियों ने पूछा है, ध्यान दें, ध्यान दें। ऑपरेशनल रिस्क में आरबीआई स्टैंडर्डाइज अप्रोच पर कुछ रोड मैप दिया है क्या? हाँ, दे रखा है, दे रखा भाई, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है। तो मुझे इस क्लास के डोमेन से बाहर लगा। मैं तो देखो चूंकि रिस्क मैनेजमेंट पढ़ता और पढ़ाता, मेरी बात अलग है, मुझे देखना मेरे स्टूडेंट कितना ऑब्जर्व कर पाएगा। वेंचर कैपिटल इज, इकोनॉमिक कैपिटल में बता दूंगा, इकोनॉमिक कैपिटल में बता दूंगा, अभी इसके साथ नहीं बता रहा हूं, पर मैं लिख लेता हूं अपनी इसमें। मैं इकोनॉमिक कैपिटल जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और मेरे साथियों, वेंचर कैपिटल का मतलब है व्हेन आई फाइनेंस एन आइडिया, आई गिव लोन टू execute an idea, but that is called as venture capital. PNCPS, perpetual non-cumulative preference shares. Perpetual means पैसा वापस नहीं करना, non-cumulative means if we are not able to give them this year, then we will not be paying double next year.
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर बैंक्स 9% है. If it is used the word that including CCB, we will write 11.5%. Otherwise, we will write 9%. Otherwise, we will write 9%. तो मेरे साथियों यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे और 15 मिनट्स का एक ब्रेक रखेंगे मेरे साथियों. 2 मिनट सवाल आ रहे हैं मेरे साथियों, और सवाल पूछ रहे हैं. जब भी ब्रेक करूंगा तो उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होगा, उसके बाद क्लास करेंगे. मेरे साथियों ने किया है. प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ अदर असेट्स लोन्स वेयर रिस्क कैपिटल इज 100%. फिक्स्ड असेट्स हैं, आपके फिक्स्ड असेट्स है. आप शेड्यूल देखिए ना, अपनी बैलेंस शीट में शेड्यूल देखिए. 6, 7, 8, 9 लोन से 9 नंबर शेड्यूल में. जो आइटम शेड्यूल 10 और 11 में दी गई है बैलेंस शीट के, उन सब पर रिस्क वेट 100% है भाई. फॉर इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच वी नीड एस्टिमेट्स फॉर 4 चीजों के थे. 4 चीजों के थे. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, लॉस गिवन एट डिफॉल्ट, एंड इफेक्टिव मैच्योरिटी. एंड इफेक्टिव मैच्योरिटी भाई वो इंडिकेशन देगा. एग्जामिनेशन में इंडिकेशन होगा सीसीबी जोड़ के या सीसीबी के बिना. ठीक है ना. 5.5 ही कहूंगा मैं बिना सीसीबी के. ठीक दोस्त. नहीं, कैलकुलेशन कोई नहीं करवाएगा आपसे, कैलकुलेशन कोई नहीं करवाएगा. मैं एक छोटी सी बात, अफेक्टिव मैच्योरिटी का मतलब है जो लोन में अभी टाइम बचा हुआ है. मान लीजिए कि 10 साल का लोन था और 6 years हैव ऑलरेडी पास, सो अफेक्टिव मैच्योरिटी इज 4 years. मेरे साथियों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, पीडीएफ इसकी किसी क्लास की नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती. मैं अपने प्रिंसिपल से चलाऊं जिंदगी में. मैं ये सॉफ्ट के काम करता ही नहीं, मैं नहीं करता. मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं स्टूडेंट मेहनत करेगा. मैं बिल्कुल सख्त आदमी हूं इस बारे में. मैं पीडीएफ आज तक मैंने किसी चीज की दी नहीं, मैं खिलाफ हूं उसके. स्टूडेंट को साथ साथ स्पीड से नोट करना है, स्पीड से समझना है. और नहीं तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई बात नहीं. नोट्स घर पे बना लेना, कोई परेशानी नहीं. और स्टडी मटेरियल तो अपलोडेड है ही है, आप वहां से बना सकते हैं. इसको रिकॉर्डिंग को कल चढ़ जाएगी तो इसको आप दोबारा देख लेंगे, बना लेंगे. ओके डियर, थैंक यू वेरी मच. We meet after 15 minutes. Thank you.